हेलो गाइस, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर होता क्या है, इसको इंग्लिश में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए, विदेशी विनिमय होता क्या है, सबसे पहले हमें जान लें विदेशी विनिमय होता क्या है। विदेशी विनिमय का संबंध विदेशी करेंसी तथा अन्य देशों की करेंसी से होता है। भारत की करेंसी रुपया, उसके अलावा शेष विश्व की जितनी भी करेंसी है जैसे डॉलर, पाउंड, दिनार वगैरह जितनी भी करेंसी है वो भारत के लिए फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। हमारा मेन टॉपिक है विदेशी विनिमय दर। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। विनिमय दर उस दर को कहते हैं जिस पर किसी देश की करेंसी या मुद्रा की एक इकाई के बदले अन्य देश की करेंसी की इकाइयों की संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अपना 1 रुपया देने के बाद हमको किसी दूसरे विदेशी करेंसी की कितनी मात्रा हमको मिलेगी, इसी को हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हमने यहाँ लिया हुआ है, $1 की कीमत 70 रुपये है। यानी $1 हमको लेना है तो अगर हमको $1 लेना है तो हमको 70 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर हम इसको रुपये में कन्वर्ट करें तो 1 रुपये बराबर $1/70 हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिप्सी या तथा क्रिस्टल के शब्दों में, ये दोनों अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने विदेशी विनिमय बाजार का डेफिनेशन दिया है। विदेशी विनिमय बाजार वे बाजार होते हैं जिसमें एक करेंसी की दूसरी करेंसी में अदला बदली की जाती है। बेसिकली बाजार वही होता है जहाँ पे दो व्यक्ति मिलते हैं जो अपने सामान को अदला बदली करते हैं, चाहे वो मुद्रा के रूप में हो, वस्तु के रूप में, किसी के रूप में भी हो। तो यहाँ पे जो करेंसी की अदला बदली होती है उसी को हम विनिमय बाजार कहते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है विदेशी विनिमय की मांग। अब हमें विदेशी विनिमय के बारे में पढ़ा, अब हम इसकी मांग क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी भी देश को देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है आयात वस्तुओं का भुगतान करने के लिए। जो वस्तुएं हम विदेशों से मंगाते हैं उस वस्तु के लिए जो हमें भुगतान करना होता है उसको हमें विदेशी मुद्रा के रूप में करना होता है। इसी के लिए हमें विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है, यानी विदेशी करेंसी की हमें आवश्यकता होती है। सेकंड है घरेलू अर्थव्यवस्था में गैर निवासी कंपनियों द्वारा विदेशों को भेजी गई राशियां। जो विदेशी कंपनियां हमारे भारत में हैं वो तो यहाँ से पैसा भेजेगी, उसके लिए भी विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी, हमें विदेशी करेंसी की हमें आवश्यकता होगी। थर्ड पॉइंट हमारा शेष विश्व को निवासियों द्वारा अंतरण, यानी अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। फोर्थ पॉइंट है शेष विश्व को निवासियों द्वारा लौटाया गया ऋण। अब जो विदेशों से हमने ऋण ले रखा है जो यहाँ के निवासियों ने, उसको लौटाने के लिए हमको विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है एनआरआई जमाओं की निकासी। जो एनआरआई जो पैसा जमा करा रखा है अगर वो निकासी करते हैं तो उसके लिए भी हमें विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी। एंड अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट, निवासियों द्वारा शेष विश्व में प्रत्यक्ष तथा स्थागत निवेश। यहाँ से जो भी निवासी है हमारे देश की, वो अगर विदेशों में निवेश करना चाहते हैं या किसी इंस्टीट्यूशनल के द्वारा निवेश करना चाहते हैं उसके लिए भी विदेशी विनिमय की हमें आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं इसकी वक्र के बारे में। जो इसका ग्राफ होता है नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह ही होता है। चलिए देखते हैं विनिमय दर और यहाँ मुद्रा की मात्रा। अगर रेट ऑफ बढ़ के R1 हो जाए तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, ROTQ हो जाएगी। ठीक है, एक्सचेंज कम हो जाए तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, Q से Q2 हो जाएगी। ठीक है, इसका हम डिमांड के लिए लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। विदेशी विनिमय दर और मुद्रा के मात्रा के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इसमें पहले तो ऋणात्मक संबंध होता है। सेकंड, रेट ऑफ एक्सचेंज, विनिमय दर जो बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी कम होगी। अगर रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज हुआ
तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। आई होप आपको इसका समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अब अगला पॉइंट है हमारा विदेशी विनिमय की पूर्ति। अब हमने ये देखा कि मांग हम क्यों करते हैं, मांग की आवश्यकता क्यों होती है, लेकिन अब मांग होगी तो उसकी पूर्ति भी होगी। तो चलिए पूर्ति में देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है शेष विश्व को निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्य की प्राप्ति। जो हम शेष विश्व को अपने वस्तु को भेजते हैं या अपना सामान भेजते हैं विदेशों में, तो वहाँ से जो हमें पैसा मिलता है उससे हमारी एक्सचेंज विदेशी विनिमय की पूर्ति होती है। सेकंड पॉइंट है शेष विश्व में स्थित निवासी कंपनियों द्वारा भेजी गई राशियाँ। जो वहाँ की हमारी कंपनियां हैं वो हमें पैसा जो भेजती है वो विदेशी मुद्रा के रूप में भेजती है, इससे भी हमारी पूर्ति होती है। थर्ड पॉइंट है शेष विश्व से अंतरण, यानी जो विदेशों से हमें जो ट्रांसफर मिलता है, जो हमें पैसे के रूप में मुद्रा मिलती है, इससे भी हमारा विदेशी विनिमय की पूर्ति होती है। अगला पॉइंट है शेष विश्व से प्राप्त ऋण। जो हमने विदेशों को अपना ऋण दिया हुआ है, अगर वो अपने हमें ऋण लौटाते हैं वो भी विदेशी मुद्रा के रूप में करेंगे, जिससे हमारी विदेशी विनिमय की पूर्ति होगी। एंड फिफ्थ पॉइंट है एनआरआई जमाएं। जो एनआरआई लोग हैं वो अगर जमा कराएंगे यानी डिपॉजिट करेंगे, वो भी विदेशी मुद्रा के रूप में करेंगे, जिससे हमारी विदेशी विनिमय की पूर्ति होगी। चलिए अब इसके भी हम ग्राफ देखेंगे। इसके के बीच में पॉजिटिव होता है। अगर विनिमय दर बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर विनिमय दर कम हुआ तो क्वांटिटी भी कम होगी। चलिए देखते हैं, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं। अगर विनिमय दर बढ़ के R1 हो जाती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ के Q1 हो जाएगी। अगर इसकी रेट ऑफ विनिमय दर कम होकर R2 हो जाती है तो इसकी क्वांटिटी भी कम होकर Q2 हो जाएगी। इनके बीच में पॉजिटिव संबंध होता है। और सेकंड पॉइंट है अगर विनिमय दर बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, अगर विनिमय दर कम हुआ तो क्वांटिटी भी कम होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा विदेशी विनिमय की क्या है, इसकी डिमांड कैसे होती है और पूर्ति कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।